हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया द इलेक्ट्रिक न्यूरन में। और स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ईयर पावर फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो पिछले सब लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर और सेंडिंग एंड वोल्टेज रिलेशन विद द receiving end voltage and the current and vice versa, all those thing and its voltage regulation with efficiency, all सब कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे थे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं ये जो पावर है, पावर कैसे सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक फ्लो होता है, और ये जो पावर कॉम्प्लेक्स है और रियल है और एक्टिव रिएक्टिव है, ये कौन सा पावर है, कैसा है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका डेरिवेशन सब कुछ देखेंगे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको विदाउट स्किप करके आप फुल वीडियो देखना ताकि आपको कोई भी एक पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पावर फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए ये एक जेनरेटिंग मतलब कि ये एक पावर सिस्टम है, सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब कि ये देखो जनरेटर ही, ये 3 फेज है, बट इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किए हैं जो कि एक जनरेटर है। ये जो गोल से दिख रहा है ये जनरेटर है आपका, और यहाँ देखिए 2 नोड है, दिस इज 1 नोड एंड दिस इज 1 नोड, 2 नोड, एंड इट इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड इट इज योर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो इसके बीच में दो क्या है, बस है। बस में क्या कनेक्ट होता है? बस में जो ट्रांसमिशन लाइन, जो जनरेटिंग स्टेशन का ट्रांसमिशन लाइन, ये सब कनेक्ट होता है और उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम रहता है। मतलब कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, 50 हर्ट्ज थे, तो वही 50 हर्ट्ज ये बस में ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मीन्स 50 हर्ट्ज रहेगा। तो यहाँ ये जो पावर है, ये पावर आपका किलो वोल्ट, दैट इज नॉट किलो वॉट बट किलो वाट में है, क्योंकि ये एक्टिव पावर है। बट ये जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर आपका वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में है, और किलो वोल्ट एम्पियर भी आप कह सकते हो। उसी तरह ये रिसीविंग एंड साइड में, दिस इज योर लोड, द एरो साइन इंडिकेट योर लोड साइड एंड दिस इज योर वोज बार कनेक्टेड टू द लोड साइड। हमने ये 2 बस सिंपल सिस्टम चूज किए क्योंकि ये ज़्यादा आपको हार्ड ना लगे। तो ये 2 बस सिस्टम है और 2 नोड है और एक जनरेटर है, एक ट्रांसमिशन लाइन है। इसी ट्रांसमिशन लाइन में वही हम जब प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे इसी को ही इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ABCD नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और रिलेशन निकालेंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज। उसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे सेंडिंग इन पावर एंड रिसीविंग इन पावर, और एक्टिव रिएक्टिव पावर का रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए ये जो वोल्टेज है इसको हम रेफरेंस चूज कर रहे हैं। ये जो रिसीविंग साइड में VR है, मतलब कि रिसीविंग साइड वोल्टेज है, उसका हम रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए कि उसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम रेफरेंस ले रहे हैं। और दिस इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल डेल हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव भी हो सकता है नेचर और इंडक्टिव भी हो सकता है नेचर। तो डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटिव नेचर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, ये डेल चेंज हो सकता है। तो ये डेल हमारा है टर्क्यू एंगल, जो जनरेटर का टर्क्यू है उसी का एंगल है डेल। तो देखिए ए कॉम्प्लेक्स पावर लिविंग द रिसीविंग एंड and entering the sending end of the transmission line can be expressed as on per phase basis। हम क्या ले रहे हैं, पर फेज बेसिस में। देखिए receiving end complex power, that is complex power, these two are complex power, this is receiving end complex power, this is sending end complex power। तो sending end complex power is your sending end active power plus सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह रिसीविंग एंड एक्टिव पावर प्लस रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। तो इसी को आप लिख सकते हो दिस टाइप,
वी आर को हम कंजुगेट कभी भी नहीं लेते हैं और करंट को हम कंजुगेट लेते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। कंजुगेट मतलब कि 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज लाइक दैट से, ठीक। तो उसी तरह इन सेंडिंग एंड पावर में, कॉम्प्लेक्स पावर में, सेंडिंग एंड वोल्टेज इनटू सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स करंट। तो हमने पहले से भी ये पढ़ चुके हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट दैट इज इक्वल टू ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स इनटू रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट। तो यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दिस इक्वेशन VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR और IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। तो चलिए फर्स्ट IR को फाइंड करते हैं। IR को फाइंड करने से क्या हो जाएगा, BIR वन साइड में हो जाएगा तो AVR क्या हो जाएगा, VS माइनस AVR हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ B है तो ये B क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो दोनों साइड में, डिवाइडेड बाई B और इधर भी डिवाइडेड बाई B। तो टोटल इक्वेशन क्या आ गया, VS डिवाइडेड बाई B माइनस A डिवाइडेड बाई B इंटू VR। उसी तरह आप IS को भी फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह आप सेंडिंग एंड करंट को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंडिंग एंड करंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए सेंडिंग एंड करंट में IR है बट वी नीड नॉट रिक्वायर IR बट दिस फार्मूला वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट। तो IR का फार्मूला इसमें पुट कर दीजिए। तो आफ्टर पुटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑल दस थिंग देन यू विल गेट दिस IS। IS इज इक्वल टू D बाई V इंटू VS माइनस 1 बाई V इंटू VR। तो ये रिसीविंग एंड करंट एंड सेंडिंग एंड करंट आप पा जाओगे। तब देखिए लेट A, B एंड D आर द ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट। तो ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट जो कि ABCD पैरामीटर में है। तो A का मैग्नीट्यूड विथ इट्स एंगल, उसी तरह B का मैग्नीट्यूड विथ इट्स एंगल, D का मैग्नीट्यूड विथ इट्स एंगल। देखिए A का एंगल है अल्फा, B का एंगल है बीटा, D का एंगल है अल्फा, क्योंकि A इज इक्वल टू D। Here it is mentioned here A is equal to D. So therefore we can also write, तो देखिए IR इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था, VS डिवाइडेड बाई B था। IR इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई B है। तो ये एंगल कैसे आया, क्योंकि VS का एंगल क्या था, डेल था। देखिए इधर VS का एंगल क्या है, डेल है, तो इधर डेल आ गया। और B का एंगल क्या है, बीटा है, पर यहाँ तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए एंगल, तो डिनोमिनेटर में नहीं लेके हम इसी फॉर्म में लाने के लिए इसको माइनस करना पड़ा, तो माइनस बीटा। उसी तरह A डिवाइडेड बाई B VR द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज योर जीरो। देखिए एंगल इज जीरो, रिसीविंग एंड वोल्टेज का एंगल जीरो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी A का एंगल आ जाएगा अल्फ़ा और B का एंगल नीचे में है इसलिए है बीटा माइनस बीटा। तो उसी तरह सेंडिंग एंड करंट का D डिवाइडेड बाई B, D का एंगल अल्फ़ा है और VS है इधर, VS का तो एंगल क्या है, डेल है, तो उसी डेल के हम यहाँ ले रहे हैं डेल माइनस बीटा, किस लिए, क्योंकि B का एंगल है बीटा और यहाँ हम ले रहे हैं इसलिए माइनस। तो माइनस 1 बाई B VR, क्योंकि VR का एंगल है जीरो और B का एंगल है बीटा, तो यहाँ माइनस बीटा, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर IR इक्वेशन 5.54। तो अभी दिस IR इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 5.54 इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब 5.54 दिस इक्वेशन, मतलब कि SR इज इक्वल टू VR इंटू IR कंजुगेट। तो VR मल्टीप्लाई कर देने से क्या आ जाएगा, देखिए VS से अभी VR मल्टीप्लाई कर देंगे, VR एंगल जीरो इसी इक्वेशन में, तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी VR इंटू VS हो गया डिवाइडेड बाई बीटा B, तो B हो गया। और देखिए ये एंगल जीरो है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो बीटा माइनस डेल्टा आ गया। उसी तरह A डिवाइडेड बाई B, VR इंटू VR क्या हो गया, VR स्क्वायर। और ये एंगल अभी क्या हो जाएगा, VR, तो VR का एंगल कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, तो अभी जो एंगल था वही एंगल आ जाएगा नीचे में। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं
complex power at sending end, that is d divided by b, vs square beta minus alpha minus vs into vr divided by b एंगल बीटा माइनस अल्फा। तो हम 3 फेज के लिए ले रहे हैं अभी सेंडिंग एंड दैट इज रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर इन 3 फेज दैट इज इन वोल्ट एम्पियर। क्योंकि वोल्ट एम्पियर हम ले रहे हैं इसलिए, देखिए बी एस किस में था, बी एस किलो वोल्ट में था, उसी तरह वी आर भी किलो वोल्ट में था। तो किलो वोल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा किलो 10⁻3, तो 1 किलो इज 10⁻3, अंदर 1 किलो इज 10⁻3, तो मल्टीप्लाई हो जाने से क्या हो जाएगा 10⁻6, 10⁻3 इंटू 10⁻3 दैट इज इक्वल टू 10⁻3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10⁻6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 और v, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 नीचे में 3 ऊपर में 3 कैंसिल, यहाँ 3, तो ये 3 कैंसिल और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए वही बीटा माइनस डेल्टा, वही जो एंगल था वही एंगल आ गया, और ए डिवाइडेड बाई बी वी आर स्क्वायर, और वी आर क्योंकि वी आर एक का एंगल 10⁻3, अनदर वी आर का एंगल 10⁻3, तो मिलाकर 10⁻6 हो गया, और ये एंगल है बीटा माइनस अल्फा। तो उसी तरह ये 3 फेज मेगावोल्ट एम्पियर कर देने से 10⁻6 क्या आ जाएगा 10 मेगा हो जाएगा, तो मेगावोल्ट एम्पियर से लिखेंगे अभी। तो वी एस वी आर डिवाइडेड बाई बी और बीटा माइनस डेल्टा माइनस 3 किस लिए 3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हियर, तो 3 ए डिवाइडेड बाई नॉट मेगावोल्ट एम्पियर से लिख रहे हैं ना, तो ए डिवाइडेड बाई बी वी आर स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा। तो रियल पावर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये एंगल में हम कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा रियल पावर। तो जो इक्वेशन है वही इक्वेशन रहेगा, बस खाली आपका कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जो एंगल था उसी में, तो हो जाएगा रियल पावर। रिएक्टिव पावर के लिए साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ द इक्वेशन में, बोथ द टर्म में, देन यू विल गेट रिएक्टिव पावर। तो ये आ गया रिएक्टिव पावर एंड रियल पावर। उसी तरह सिमिलरली आप सेंडिंग एंड में भी काट सकते हो, निकल सकते हो, दैट इज रियल पावर ऑफ सेंडिंग एंड दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई बी वी स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली ना, दिस इक्वेशन, यही इक्वेशन से आप यहाँ कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आ जाएगा आपका रियल पावर। अगर साइन मल्टीप्लाई कर देने से क्या आ जाएगा रिएक्टिव पावर, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस एक्टिव पावर साइन रिएक्टिव पावर हो गया। तो आपका इजी के लिए, आपका इजी टास्क के लिए जो रोटर एंगल था वो बीटा एंगल के साथ कर देने से क्या आ जाएगा, देखिए बीटा एंड अल्फा, बीटा इज इक्वल टू, सो डेल्टा इज इक्वल टू बीटा, means if we put here delta is equal to beta, that means this is equal to 0, beta minus beta that is equal to 0. So cos 0, we know the formula, that is cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1, but after sin 0 is equal to 0, so this term will be vanish and this term will be vanish and convert to 1. So Vs into Vr divided by B minus this term, and in this reactive power only the left term is this term. So here Pr receiving end active power, that is equal to Vs into Vr divided by B into cos 0 that is equal to 1 minus a Vr square divided by B into cos beta minus alpha, that term cos beta minus alpha, it is remain same, and in this reactive power only this term will be left. So here minus a Vr divided by B sin beta minus alpha. So like that in your sending end power
active and reactive power. So let's see. So now see here, thus the load must draw this much of leading megavolt ampere reactive in order to receive the maximum real power. Consider now special case short line. Short line means there is no capacitance effect. This is your ABCD parameter. A means 1 and D means 1 and B is your Z and C is equal to 0. So A is equal to D is equal to 1 and their angle is 0. Like that B and Z, that is equal to Z, and his angle is theta. Substituting the equation 5.61 and 5.64, we will get the simplified form of the short line. So after putting this in this equation 5.63 and 5.64 of sending end power, real power and reactive power, you will get this. Or substituting this in the real power and reactive power in the receiving end side, you will get this. So put here, put in this equation. Let me erase first. So put in this equation A and D is equal to 1 and B is equal to Z. B is equal to Z, then you will get this Vs into Vr divided by, in the V we will put Z and Vr divided by, in the V we will put Z. Like that, Vs into Vr divided by V, that is equal to Z, sin theta minus delta minus Vr square divided by V, that is equal to Z sin theta. Like that in your sending end active power and reactive power. So sending end active power is this and sending end reactive power is this. So put here V, in the place of V you will put Z, then you will get this equation 5.68 and 5.69. So from the equation 5.66, from this equation 5.66, the maximum receiving end power is received when del is equal to theta. Whenever we put del is equal to theta, means del minus theta, that is equal to theta minus theta, that is equal to 0. So cos 0 is equal to 1. This term will converted to 1 and this term will converted to 0. So this term will be neglected, only this term will be left, and this term with multiplication of with 1, and the left term is this. So let's see. This is your receiving end active power, that is Vs into Vr divided by Z into cos 0. Cos 0 is equal to 1 minus Vr square divided by Z cos theta. Or you know already these terms, that cos theta is equal to R divided by Z PR, active power, receiving and maximum power, that is equal to Vs Vr divided by Z. So putting cos theta this term, so you will get R multiply with in the numerator side and Z in the denominator side. So Z into Z multiply, that convert into Z square, or in the numerator V square is that term. So normally the resistance of the transmission line is very small as compared to the reactance. Since it is necessary to maintain a high free efficiency of the transmission, so that theta is equal to, you have already know this formula also, tan theta is equal to x by r, or that is theta is equal to tan inverse x by r. X is your reactance and r is your resistance, that is equal to 90 degree, nearly equal to. So here Z is your impedance, that is equal to r plus jx, resistance plus your reactance. So the receiving end equation 5.66 and 5.67 can be approximated as this equation 5.66 and 5.67. So that is equal to Ps into phi r divided by x sin del, due to theta is equal to 90 degree, cos 90 is equal to 0, or cos 0 is equal to 1,
Those are we have already studied in our mathematics. Cos 90 is equal to 0, cos 0 is equal to 1, sin 0 is equal to 0, sin 90 is equal to 1. Putting all those value in the PR and QR, you will get these two equations. That is Vs into VR divided by x sin del. So let's check how it will be formed. Let me erase first. In this equation theta minus delta, and the theta will put theta is equal to 90 degree. So you have already know cos 90 minus delta, that means sin delta, and vice versa. Like in here, sin 90 minus delta is equal to cos delta. So this will form sin delta term, and this will form cos delta term, and the remaining part is this. So here put cos 90 degree. So we have already see here cos 90 degree is equal to 0. So cos 90 degree is equal to 0. So this term will be vanish here. Or sin 90 degree is equal to 1. So here sin 90 degree is equal to 1. Put here, then only this term will be left. So in this equation, this is your two term, Vs into Vr divided by x sin del. That is your active power. Like that, reactive power is equal to Vs into Vr divided by x cos del minus Vr square divided by x. So on the further, equation 5.72 can be further simplified by assuming delta is equal to 1. Cos delta is equal to 1. Here cos delta is equal to 1, since delta is normally small. That's why in this equation this term will convert to 1, and only left term is this, multiply with 1 and this term. So by taking the common term Vr divided by x, you will get, by taking common Vr divided by x, Vs minus Vr. So let Vs minus Vr is equal to del V here, that is your voltage drop. This Vs minus Vr is your voltage drop. So Vs minus Vr is equal to del V, that is magnitude of voltage drop across the transmission line. So put here QR is equal to Vr divided by x into voltage drop. So let's see some important conclusions of the previous equation 5.71 and 5.74. So this is your active power equation, and this is your reactive power equation. So in these two equations, for resistance is nearly equal to 0, which is valid approximation for the transmission line. The real power transfer to the receiving end is proportional to sin del. In the active power, it is proportional to sin del, and del, for the small value of del, for the reactive power is proportional to the magnitude of voltage drop. This reactive power is directly proportional to voltage drop, that is this del V is your voltage drop. Like that, in the second point, the real power received is maximum at del is equal to 90 degree. If you will put del is equal to 90 degree, then only the left term is in this equation Vs into Vr divided by x, or sin del is equal to sin 90 degree, or sin 90 degree is equal to, that is 1. So put here 1, the only left part is Vs into Vr divided by x, and has the value Vs into Vr divided by x, this.
Of course, del is restricted to value well between the 90 from our consideration of stability.